गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भैया बहनों एवं समस्त विद्यार्थियों तथा सहपाठियों। मैं राहुल गर्ग शुक्ला अपने इस YouTube चैनल कक्षा 9-10 SST की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और साथ ही आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे और आप हमारे इस चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको इस कक्षा 9 की क्लास में SST की क्लास में जो भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसमें से कुछ नदियों के बारे हमने आपसे चर्चाएं किया था, जिसमें से आज कृष्णा नदी के बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं एक बार फिर से यह जानकारी दे दूं कि प्रायद्वीपीय नदियां कहते किसे हैं और यह भारत के किन क्षेत्रों में इनका उत्सर्जन है, किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से आप समझिए तो यह पता चलेगा कि भारत की जो हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकली हुई नदियां हैं उसमें है गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और यमुना। इस प्रकार से जो नदियां हैं ये पर्वत श्रृंखलाओं में से हिमालय पर्वत की चोटी से निकली हुई हैं, जो एक हिमखंड के बहाव से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से गंगा या बात करें यमुना की तो यह उत्तराखंड गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती हैं और मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं। परंतु इसके बारे में हमने आपको विस्तार से अपनी पुरानी वीडियो में चर्चा किया है, जिसको आप एक बार देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। और आज हम आपको प्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाओं से निकली हुई नदियों से चर्चाएं कर रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप समझेंगे कि प्रायद्वीप पर्वत श्रृंखलाएं वह पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो एक मेजा आकार की बनावट में दिखाई देती हैं और वह भारत का जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसी से टूटकर भिन्न हुई है, अलग हुई हैं और उसी पर जो ग्लेशियर जम जाता है उसी से उस नदियों का उद्गम देखने को मिलता है। तो यह हमारे भारत के दक्षिण भाग में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। चलिए उसमें हम आपको बताते हैं कि कृष्णा नदी कहाँ से निकली हुई है और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है और यह किस स्थान पर जाकर विलीन हो जाती है। कृष्णा नदी हम आपको बताएं तो यह महाराष्ट्र, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिम घाट जो आप देख पा रहे हैं महाबलेश्वर में देखने को मिलता है। महाबलेश्वर में देखने को मिलता है जो कि यह महाराष्ट्र में ही का ऐसा स्थान है और वहाँ से यह निकली हुई है कृष्णा नदी, जो कि एक इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। महाबलेश्वर एक प्रकार के पर्वत श्रृंखला है और उस घाटी से जो यह बहती हुई आगे बढ़ती है वह कृष्णा नदी है। और इस नदी का अगर हम विस्तार की बात करें तो यह लगभग 1400 किलोमीटर में फैली है और इस नदी का अगर यह भी देखने को मिलता है कि यह 1400 किलोमीटर में फैली है और इसका जो मिलने का एक स्थान है कहाँ पर यह जाकर गिरती है तो वह है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। यह 1400 किलोमीटर में विस्तारित होती दिखाई देती है, जिसका विलय आपको देखने को मिलता है कि बंगाल की खाड़ी में। आगे अगर हम बात करें सहायक नदियों की बात करें, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन से हैं तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी तथा भीम है। ये प्रमुख नदियां जो इसकी मानी जाती हैं, ये आपका प्रमुख नदियां जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं जो इसके साथ टूटकर अलग अलग रास्ते से निकल जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सहायक नदी होती है उसका विस्तार कैसे पता चलता है, तो ये आप बात समझ पाएंगे कि जब एक नदी अपने एक स्थान से चलते हुए किसी तटीय क्षेत्र को दो भागों में डिवाइड करती है, बांट कर आगे निकल जाती है, तो वहाँ पर कुछ एक कटाव सा देखने को मिलता है, एक घुमाव सा देखने को मिलता है, तो उसी नदी को हम सहायक नदी का रूप मान लेते हैं। जिस प्रकार से हम उदाहरण के तौर पर बताएं तो हिमालय से निकलने वाली जो सिंधु नदी है, जब वह मिठानकोट होते हुए आगे बढ़ती है तो वहाँ से
कई नदियां वहां से विखंडित होती हैं, जिसको हम सहायक नदियों के रूप में देखते हैं, जिसमें सतलुज, ब्यास, रावी और ये समस्त नदियों को आप देख पाते हैं वहां से विघटित होती हुई भारत की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो इस तरीके से आपने समझा कि जो ये घाट प्रभा, मूसी तथा भीम, कोयना, तुंगभद्रा हैं, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसमें से प्रश्न बनकर आता है कि जो प्रायद्वीपीय नदियों में कृष्णा नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं जो है कोयना, तुंगभद्रा, घाट प्रभा या मूसी या भीम, ये प्रमुख नदियां हैं जो इसकी मानी जाती हैं सहायक नदियों में। और प्रश्न बनता है कि इसका जो विस्तार है कितनी दूरी पर है? तो 1400 किलोमीटर में इसका विस्तार है, जो यह आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और अब एक बार और समझेंगे कि यह एक द्रोणी का निर्माण करती है, एक प्रमुख द्रोणी का निर्माण करती है, जो कि यह द्रोणी पर्वत श्रृंखला है। कि इसका एक द्रोणी पर्वत श्रृंखला कहाँ तक बढ़ती चली जाती है? तो आप बताएंगे कर्नाटक से आंध्र प्रदेश। द्रोणी का अर्थ है कि इसका जो विस्तार है इस पर्वत श्रृंखला का, उस पर इसका जो नदी का एक बहाव है ऊपर पर्वत श्रृंखलाओं पर कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है? तो वह है कर्नाटक से आंध्र प्रदेश। जो महाबलेश्वर पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर से निकलते हुए पर्वतीय मार्ग से होते हुए, द्रोणी मार्ग से होते हुए यह कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में जाकर मिल जाती है। इस तरीके से आपने इस नदी के बारे में समझा जो कृष्णा नदी है। कई प्रश्न बनते हैं, चलिए इसमें कुछ जो प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें यह बन सकता है कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में कृष्णा नदी का क्या महत्वपूर्ण योगदान है? तो आप बता सकते हैं कि भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में कृष्णा नदी का यह एक महत्वपूर्ण योगदान है कि यह महाबलेश्वर से निकलती हुई भारत के कह सकते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है और पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिण की तरफ बहती हुई आगे निकल जाती है और यह बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है, जिसके कारण यहाँ पर आंध्र प्रदेश में द्रोणी और कर्नाटक में द्रोणी का निर्माण होता है तथा इससे कई उपजाऊ क्षेत्र विकसित होते हैं, जिससे लोगों को तमाम प्रकार के भोजन की व्यवस्थाएं देखने को मिलते हैं और उनका रहन सहन बहुत ही उच्च कोटि का हो जाता है। उनकी गुणवत्ता देखने को मिलती है कि उनके रहन सहन में गुणवत्ता आती है। किसी भी नदियों का जो विस्तार होता है उससे कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण रहन सहन है वह बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रहन सहन प्रभावित होने के लिए ही नदियों का उद्गम होता है। अगर हम उदाहरण तौर पे एक बात प्रस्तुत करें कि जो हमारे उत्तर भारत का मैदान है या हमारे उत्तर भारत का क्षेत्रफल है वह किस नदी से ज़्यादा विकसित हुआ है? तो गंगा नदी से ज़्यादा विकसित हुआ है, जिससे आप मान सकते हैं कि पूरा का पूरा वहाँ पर दोआब क्षेत्र का निर्माण होता है। तो यह आप समझ पाएंगे कि दोआब क्षेत्र का निर्माण होता है और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर सहायक नदियों के द्वारा उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण करके लोगों को वृद्धि देखने को मिलती है। लोगों के अंदर एक विकसित क्षेत्र का डेवलप होता है, यानी विकसित क्षेत्र का निर्माण होता है। आगे इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं कि इस नदी के द्वारा और कौन से लाभ प्राप्त किए सकते हैं? तो आप बता सकते हैं कि इस नदी के द्वारा, कृष्णा नदी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कृषि क्षेत्र में लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें कई फसलों का निर्माण हो सकता है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि केला या अंगूर, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, या कह सकते हैं कि और भी फल हैं, लीची है या अनानास है, तमाम ऐसे जो बागवानी के क्षेत्र से हैं उनको भी डेवलप किया सकता है, क्योंकि नदियों के ऊपर बांध बनाकर उनके जल को एक स्थान दूसरे स्थान ले जाया जाता है, जिससे जल को रोककर क्षेत्रों को सिंचित करने का जो कृषि मार्ग है उनको लाभान्वित होता है। सिंचाई के क्षेत्र में अधिक डेवलप किया जा सकता है और पेय के लिए, जल पीने के लिए ही बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित किया जाता है कि लोगों को तक जल पहुंचाया जाता है। तो यह समस्त बातें देखने को मिलती हैं। इसमें कई प्रश्न आपको इस तरीके से मिलते रहेंगे। कृष्णा नदी जो कि एक महत्वपूर्ण नदी है, तो इस तरीके से आप इसमें कई प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। और इस वीडियो को जो भी है उसमें अध्ययन करते रहें और पीछे करके या आगे करके, पुश करके, रिवर्स करके या किसी भी तरीके से इसको रिवर्स फॉरवर्ड करके आप पढ़ सकते हैं। और जो भी त्रुटियां हो इसमें, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं
अगली वीडियो में मैं आपको अगली नदी के साथ उपस्थित हूँगा और प्रायद्वीपीय नदी के में ही आप पढ़ते रहेंगे कुछ दिन तक। उसके बाद मैं आपको अगले लेसन तक पहुँचाऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को अध्ययन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मातृभूमि, जय हिंद।